हाँ बेटा, देखो आज का हम लोग का क्लास जो है वो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, एज वेल एज उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तथा वो उसके साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बायो रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये आज का क्लास है। और हम एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 को पढ़ाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 को पढ़ाने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एनिमल्स के बारे में है, एनिमल किंगडम के बारे में है। और ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करेगा और कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प करेगा। ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपका तो अपने क्वेश्चन को आप कमेंट में जा करके पूछ सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। ठीक है, या रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड किया जाए। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। इसमें लिखा हुआ है फॉरेस्ट ट्रेडिंग, लिखा हुआ है चैप्टर 4 और एनसीईआरटी हिंदी में हम पढ़ रहे हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। ठीक है बेटा, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बेटा, इसको ध्यान देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है वर्गीकरण का आधार। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसका बेसिस क्या है बेटा। ठीक है, हम जीवों को जो बांटते हैं 1.7 मिलियन 1.75 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है, लगभग 17.5 लाख से 18 लाख जो अब तक खोजे गए जीव हैं, उसमें से एनिमल्स कितने हैं और एनिमल्स के लक्षण क्या क्या हैं, और ये जो 10-12 लाख तरह के एनिमल्स हैं उनको हम लोग अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटे। क्या सब एक जैसे हैं, तो सब तो एक जैसे है नहीं, तो उनको अलग अलग ग्रुप में कैसे रखा जाए उसी के बारे में है। अलग अलग ग्रुप में बनाना ही हम लोग वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण का आधार क्या होगा। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा। और सेकंड है प्राणियों का वर्गीकरण, हम प्राणियों को या एनिमल्स को कैसे बांटेंगे बेटा, ये सेकंड इसमें टॉपिक है, प्राणियों का वर्गीकरण। तो स्टार्ट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और क्वेश्चन भी जो आएगा वर्ड बाय वर्ड भी, लाइन बाय लाइन ही आएगा। आप ध्यान से पढ़िए, नेट के लिए प्रिपरेशन करना अगर है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, और सीरीज है और भी वीडियोज़ हैं, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लिख रखा है एनसीईआरटी ने, जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों के विभिन्न संरचना और स्वरूपों को पाते हैं। याद रखो बेटा, अपने चारों तरफ देखो, कुछ भी देखो, क्या देखोगे, हम स्वयं, ह्यूमन स्वयं भी जीव है, हम लोग खुद भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो ढेर सारे जीवों को पाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भालू दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा और भी जीव दिखते हैं, टिड्डे हैं, कबूतर हैं, मछलियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, कई तरह के जीव आपको देखने को मिलते हैं। उन्हीं के बारे में बात कर रहा है कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम आप पाते हैं कि विभिन्न संरचना और स्वरूप में ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, जीव आपको दिखाई देते हैं। अब तक लगभग, लिखा हुआ बेटा, अब तक लगभग 10 लाख से भी अधिक, देखो बेटा लिखा हुआ है, अब तक लगभग 10 लाख से भी अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। याद रखो बेटा, प्राणियों की बात हो रही है, प्लांट्स की बात नहीं हो रही है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तो 17.5 टू 8 मिलियन है, यानी 17.5 लाख से 18 लाख तक के जीव देखे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, पहचाने जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रहा है कि अब तक कितने की बात कर रहा है, तो लगभग 10 लाख की बात कर रहा है। 10 लाख तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके बारे में वर्णन किया जा चुका है। अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। याद रखो बेटा, इसके कारण से वर्गीकरण का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान देने में सहायता मिलता है। जब तक आप उनके लक्षणों और संरचना को नहीं जानोगे बेटा, जब तक आप उनके लक्षणों और संरचना के बारे में नहीं जानोगे तो उनको कैसे आप, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप प्राणियों के विभिन्न संरचना और स्वरूप को नहीं जानेंगे तो वर्गीकरण में किस जगह पर रखना है, किस समूह में उसको सम्मिलित करना है, ये भी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ हम लोग इतना कुछ पढ़े हुए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग 10 लाख तरह के जीवों को हम लोग जान चुके हैं अब तक, और उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और क्या है, तो अलग अलग संरचना और स्वरूप के बारे में जानना है। ये नेट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, अगला हेडिंग क्या है, वर्गीकरण का आधार। ये फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, वर्गीकरण का आधार क्या बेटा, क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसका बेसिस क्या है। ठीक है, किस आधार पे हम लोग वर्गीकरण करेंगे जीवों का, ये
ध्यान से आप मेरे साथ इसको पढ़ते जाइए, और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको पूछिए, ठीक है। आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग बोलते हैं इसको, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ लिखा हुआ है क्या, तो वर्गीकरण के आधार के बारे में 4.1 है, ठीक है। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र की रचना में कुछ आधार समानताएं पाई जाती हैं, याद रखो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राणियों की संरचना, आकार में विभिन्नता, याद रखो बेटा, क्या क्या लिखा है इसने। आप अगर ये बात हो रहा है कि लगभग 10 लाख तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। इसमें जाहिर की बात है कि सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। प्राणियों के आकार, संरचना और आकार में विभिन्नता है बेटा, अलग अलग हैं। उसके बावजूद, इसके बावजूद भी आप चाहे जितने तरह के ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, ये पूरा का पूरा 10 लाख है। इनमें से जो हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, ये सब के सब कैसे हैं बेटा, तो सब के सब यूकैरियोटिक हैं, सब के सब यूकैरियोटिक सेल हैं बेटा, आप इसको जान रहे हैं, ठीक है। सबके सब क्या हैं, तो यूकैरियोटिक सेल हैं। अगर हम लोग बात करें कि 10 लाख ऑर्गेनिज्म तो हैं, लेकिन सब कैसे हैं, तो कोशिकीय व्यवस्था में सबके सब यूकैरियोटिक हैं। हम बात कर रहे हैं कोशिकीय व्यवस्था में सबके सब यूकैरियोटिक हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े, शारीरिक सममिति, ठीक है। आप सम्मित जानते हैं कि नहीं, शरीर की बनावट, आप सम्मित को इसके पहले सुने हैं या नहीं सुने। जीवों का बनावट कैसा है, ठीक है। बाहर से जब उसको देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, तो सपोज दैट कि कोई भी जीव हो, सपोज दैट कि वो अगर गोलाकार संरचना है उसका, और अगर उसको हम काटते हैं, अगर हम उसको सेक्शन काटते हैं और बीचों बीच सेंटर को लेके अगर एक कट बनाते हैं, और 2 इक्वल हाफ में अगर वो बढ़ जाता है, 2 इक्वल हाफ में अगर बढ़ जाता है, चाहे वो किसी भी रेडियस से हम उसे काटें, और 2 इक्वल हाफ बन रहा हो, ठीक है। ऐसा अगर कोई बॉडी है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा अरीय सममित। उसे क्या बोलते हैं, अगर 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अरीय सममित। लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर शरीर संरचना ऐसी है, शरीर संरचना ऐसी है जिसे केवल हम एक ही जगह से काट के 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, तब इसे हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वमित, याद रखो बेटा। तब हम उसे क्या बोलते हैं, द्विपार्श्वमित। इसका मतलब अगर हम जीवों की स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उनके शरीर की बनावट कैसी है, उनके शरीर की सममित कैसी है, ठीक है। क्या उनका शरीर सममित में है। अगर उनका शरीर सममित में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर को लेके कट बनाने पर दो दो हिस्से जो बन रहे हैं शरीर के, अगर वो दोनों भी हिस्से हूबहू सेम नहीं है, हूबहू सेम नहीं है, चाहे कहीं से कट बनाइए उसके शरीर में, और लेकिन हाँ एक शर्त है कि वो जो काट है या जो सेक्शन उसका शरीर कट रहा है, वो बीचों बीच से होकर गुजरना चाहिए, शरीर के बीचों बीच से, सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। अगर सेंटर से होकर गुजर रहा है और 2 इक्वल हाफ उसके शरीर के नहीं बन रहे हैं, तब उसका शरीर असममित है, याद रखो बेटा। तब उसका शरीर असममित कंडीशन में है, एसिमेट्रिकल कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन अगर वो सममित के कंडीशन में है, तो सममित 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या सममित और एक को बोलते हैं हम लोग पार्श्व सममित, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रगुहा की। प्रगुहा की प्रकृति यहाँ लिख रखा है, प्रगुहा। प्रगुहा मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश एक वर्ड है सिलोम। प्रगुहा मतलब होता है सिलोम। अगर हम सिलोम की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रगुहा की बात करें तो प्रगुहा कैसा होता है, तो सिलोम के आधार पर भी, प्रगुहा के आधार पर भी जीवों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है बेटा। अगर किसी में प्रगुहा है, या इसे बॉडी कैविटी बोलते हैं, देहगुहा बोलते हैं, अगर देहगुहा है तो उसे बोलते हैं देहगुही प्राणी, देहगुही प्राणी। अगर उसके शरीर में देहगुहा नहीं है तो बोलते हैं देहगुहा रहित प्राणी, अप्रगुही प्राणी, देह गुहा रहित प्राणी, एसिलोमेट प्राणी, एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि उसकी शरीर, उसके बॉडी में कैविटी तो है, गुहा मतलब होता है कैविटी या खाली जगह, कैविटी तो है, लेकिन वह कैविटी रियल रियल सिलोम नहीं है, रियल प्रगुहा नहीं है, वास्तविक प्रगुहा नहीं है। तब उसे हम लोग बोलते हैं झूठी प्रगुहा, झूठी प्रगुहा या स्यूडोसिलोम, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आप जीव को पढ़ेंगे, जितने भी आप प्राणियों को पढ़ेंगे, किसमें, ठीक है, एनिमल किंगडम में, उसमें सारे प्राणियों को जो 10 लाख के 10 लाख हैं, इनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं।
प्रगुहा के आधार पर, सिलोम के आधार पर इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी बनती है बेटा? तो एक कैटेगरी बनती है सिलोम वाले ऑर्गेनिज्म यानी प्रगुहा वाले ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग सिलोमेट बोलते हैं या प्रगुही प्राणी बोलते हैं। दूसरा बनता है जिसमें प्रगुहा नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। और तीसरा बनता है बेटा जिसमें प्रगुहा जैसी रचना है, रियल प्रगुहा नहीं है, रियल द्विगुहा नहीं है, उसे बोलते हैं झूठी द्विगुहा का प्राणी, इंग्लिश बोलते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल। आगे बढ़ना बेटा, पाचन तंत्र की बात कर रहा है, ये लाइन आपका जो बोल रहा है वो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, पूर्ण पाचक तंत्र पाया जाता है, यानी आहार नाल जो है उसका माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे, मुख से स्टार्ट होता है और गुदा पे टर्मिनेट होता है या समाप्त होता है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता, ठीक है, या पूर्ण नहीं होता। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र, हम लोग के शरीर में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, इसका मतलब ये हुआ कि जीव के शरीर में परिसंचरण तंत्र है या नहीं है, इसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और परिसंचरण तंत्र भी बेटा 2 तरह का होता है। एक हम लोग बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरे को बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग के शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो बंद परिसंचरण तंत्र है। हम लोग का जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद परिसंचरण तंत्र है। इसके अलावा जनन तंत्र की बात करते हैं, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से लेकर के कार्डेटा तक के ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इनमें जनन जो होता है सब में कार्डेटा की तरह नहीं होता। जो सबसे सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले प्राणी हैं, जिनका शरीर का बनावट जो है बिल्कुल सरल है, उन प्राणियों में जनन जो होता है वो भी साधारण सा होता है। ठीक है, तो जनन की जटिलता, जनन तंत्र की जटिलता उनके जनन तंत्र के जटिलता में भी देखी जाती है, जनन तंत्र के बनावट में भी देखी जाती है। उनका जनन तंत्र जो सिंपल प्राणी है वो थोड़ा सा साधारण होता है, और जैसे जैसे जीव विकसित हुए हैं वैसे वैसे उनका जनन तंत्र जो है वो ज़्यादा विकसित होते गया है। इस आधार पर जीवों को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, बांट देते हैं। फिर भी जनन के लिए सभी प्राणी, अगर लैंगिक जनन करना है, सभी प्राणी गैमेट का ही उपयोग करते हैं, युग्मकों का ही उपयोग करते हैं। ये समानता देखने को मिलता है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में यूज किया जाता है। याद रखो बेटा, जो ये विशेषता है, ये जो अलग अलग बनावट है, इनको हम लोग यूज करते हैं किस रूप में? तो वर्गीकरण के आधार बनाते हैं, जिसके आधार पर हम लोग अलग अलग कैटेगरी बांट देते हैं। इसमें से कुछ का वर्णन नीचे किया गया है। हम लोग लाइन बाय लाइन, स्टेप वाइज स्टेप और वीडियोज वाइज वीडियोज हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे बेटा। फर्स्ट रीडिंग बनता है हम लोग का संगठन स्तर। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बताता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा डिटेल में, और वीडियोस नंबर के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से आप इसको पढ़ते जाइएगा। अगर सीक्वेंस टूटेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, अगर सीक्वेंस टूटता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। और आप अब इसे ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अपलोड करूंगा। संगठन के स्तर यानी संगठन के बनावट के आधार पर जीवों को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, ये अगले वीडियो में आएगा। ठीक बेटा।